यह छोटी लड़की हाल ही में हर रोज स्कूल लेट हो रही थी। उसकी टीचर ने सोचा कि वह उसके माता पिता से मिलेगी, लेकिन लड़की उसे सीधे जेल ले गई। यह देखकर टीचर हैरान रह गई। असल में उस जेल में लड़की का एकमात्र परिवार वाला था, उसका पिता योंगू। टीचर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि योंगू की मानसिक उम्र सिर्फ 6 साल के बच्चे जितनी थी। और उससे भी बड़ी बात, उसका जेल जाना दरअसल सदी का सबसे बड़ा अन्याय था। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। एक छोटी लड़की बर्फीली ढलान पर फिसल गई। उसका सिर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। योंगू ने यह देखा तो वह दौड़ कर गया, लड़की के कपड़े उतारे और देखकर सीखी हुई सीपीआर देने लगा। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ने यह दृश्य देखा। उसने गलत समझा और चिल्लाते हुए पुलिस को बुला लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस ने योंगू को पकड़ लिया और उस पर हत्या और हमले का झूठा आरोप लगा दिया। किसी ने यह नहीं समझा कि वह दरअसल उस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि योंगू की बुद्धि कमजोर थी, लेकिन वह अपनी बेटी यांग से बहुत प्यार करता था। पुलिस ने उसकी मासूमियत देखी। वे जानते थे कि वह अपनी बेटी के पास घर जाना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे झांसा दिया कि अगर वह अपराध कबूल कर ले तो उसे घर जाने देंगे। योंगू ने भोलेपन में गुनाह स्वीकार कर लिया, लेकिन पुलिस ने उसे कभी रिहा नहीं किया। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। इसी तरह योंगू जेल में पहुंच गया। जेल के चीफ जंग मिन ने जब उसके अपराध के बारे में सुना तो उसने उसे बेरहमी से पीटा और कुख्यात सेल नंबर 7 में डाल दिया। उस सेल में पहले से 5 खतरनाक कैदी थे, एक ठग, एक डकैत और कुछ गुंडे। सेल का लीडर यांग हो खास तौर पर योंगू से नफरत करता था। उसने नए कैदी से गाना गाने को कहा, लेकिन जैसे ही योंगू गाने लगा, यांग हो को समझ आ गया कि यह आदमी मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसा इंसान इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है। फिर भी जब कैदियों ने उसका सज्जानामा पढ़ा और उस पर लगे भयानक आरोप देखे तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। इसके बाद योंगू को हमेशा अकेला कर दिया गया। वह अक्सर कोने में बैठकर लकड़ी से जमीन पर अपनी बेटी यांग का नाम लिखता रहता। एक दिन उसने जेल में एक अजीब आदमी को देखा जो टूथब्रश को लगातार तेज धारदार बना रहा था। गैंग लीडर ने वह टूथब्रश लिया और अपने गुंडों को लेकर सीधे सेल नंबर 7 के लीडर यांग हो की ओर बढ़ा। यह देखकर योंगू अचानक खड़ा हो गया। वह भी हमलावर के साथ दौड़ पड़ा और सीधे यांग हो पर गिरा, लेकिन असल में वार यांग हो पर होना था और चोट योंगू को लगी। यह देखकर यांग हो ने जल्दी से हमलावर को हटा दिया। गार्ड्स आ गए और झगड़ा रुक गया। लेकिन जब योंगू अपने सेल में लौटा तो माहौल बदल चुका था। उसके सेलमेट्स ने उसके लिए बिस्तर तैयार किया। यांग हो ने दोस्ताना लहजे में कहा, तुम वफादार इंसान हो, अगर कुछ चाहिए तो बस कहो। जल्द ही योंगू ने उनसे एक अजीब सी इच्छा जताई। उसने कहा कि वह अपनी बेटी को जेल के अंदर लाना चाहता है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। इतनी सुरक्षा वाले जेल में एक छोटी लड़की को कैसे लाया जा सकता है। लेकिन यांग हो ने ठान लिया कि वह अपना वादा निभाएगा। फिर जेल में एक ईसाई प्रोग्राम का आयोजन हुआ। उसी में योंगू की बेटी यांग भी गायक मंडली के साथ शामिल हुई। थोड़ी देर बाद किसी ने चुपचाप उसे वहां से निकाल लिया, एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में छिपाया और उसे सेल नंबर 7 तक पहुंचा दिया। जब कैदियों ने बॉक्स खोला तो अंदर छोटी सी यांग घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर कोने में बैठे अपने पापा पर पड़ी। योंगू रेंगते हुए उसके पास गया, भावनाओं से भर गया और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। यांग रोने लगी, शिकायत करते हुए बोली कि पापा इतने दिनों से कहाँ थे और क्यों कुछ बताया नहीं। योंगू बार बार माफी मांगता रहा, कहता रहा कि उसने उसे परेशान कर दिया, इसके लिए वह बहुत शर्मिंदा है। तभी अचानक एक कैदी घबरा गया। उसे डर था कि अगर गार्ड्स को पता चला तो सबको अतिरिक्त सजा मिलेगी। घबरा कर वह गार्ड्स को बुलाने ही वाला था। यासुंग ने रोते हुए उससे विनती की कि ऐसा न करे। बाकी कैदियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया। लेकिन तभी एक गार्ड ने शोर सुन लिया और उनके सेल की ओर बढ़ने लगा। सबकी सांसें अटक गईं। सब टकटकी लगाए उस कैदी को देखने लगे। जैसे ही वह कैदी बोलने वाला था, दरवाजे के पीछे छिपी यांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंसू भरी आंखों ने चुपचाप उससे गुहार लगाई। मासूम बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल गया। सच बताने के बजाय उसने गार्ड से सिर्फ एक टुकड़ा ज्यादा ब्रेड मांग ली। सबने राहत की सांस ली। गार्ड के जाने के बाद यासुंग दौड़कर फिर अपने पापा की बाहों में जा गिरी। इस बार उसने समझदारी दिखाई और जोर जोर से नहीं रोई। धीरे से उसने पूछा, पापा क्या आप बुरे इंसान हो? योंगू मासूमियत से बोला, यहाँ सब बुरे लोग हैं, लेकिन मैं नहीं। पहली बार उन कैदियों को यह सुनकर शर्म आई कि उन्हें बुरे लोग कहा जा रहा है। तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। चर्च का पादरी जो प्रोग्राम चला रहा था बीमार हो गया और शो बीच में ही खत्म करना पड़ा। सब लोग बस में बैठकर लौट गए। अब यासुंग के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अस्थायी रूप से सेल नंबर 7 में ही रहना पड़ा। योंगू और यासुंग तो बहुत खुश थे, लेकिन बाकी कैदी चिंता में डूब गए। हर दिन वे नए नए तरीके सोचते कि उसे सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। उन्हें हमेशा अचानक होने वाली गार्ड की तलाशी से सावधान रहना पड़ता। छोटी सी गलती का मतलब था सबके लिए उम्र कैद। लेकिन फिर भी किसी को पछतावा नहीं था कि उन्होंने उसे अंदर लाया। वह सेल जो कभी अंधेरा और डरावना था, अब हंसी और रौनक से भर गया था। सख्त दिल वाले कैदी भी छोटे बच्चों की तरह खिलखिलाने लगे। वे उस बच्ची के साथ खेलते, नाचते और हंसते। लेकिन सुखद पल ज्यादा देर टिकते कहाँ हैं। आखिरकार जेल का चीफ जंगमिन को यासुंग का पता चल गया। उसने योंगू को बाहर खींच लिया। उस समय तेज बारिश हो रही थी। योंगू ने विनती की
कृपया बारिश रुकने तक रुक जाइए, नहीं तो उसे जुकाम हो जाएगा। जंग मिन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुमने किसी और की बेटी को मार दिया और अब अपनी बेटी की फिक्र करने की हिम्मत रखते हो? योंगू बार बार कहता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन जंग मिन ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और उसे सजा के तौर पर अकेली कोठरी में डाल दिया। बाकी कैदियों को भी दंड दिया गया। जल्द ही यह खबर फैल गई कि एक बाहरी इंसान जेल में घुस आया है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक और कैदी ने अपनी कोठरी में आग लगा दी और मांग करने लगा कि गार्ड्स उसके पिता को भी जेल में लाएं। जंग मिन खुद उससे बात करने पहुंचा। आग तेज होती जा रही थी, इसलिए उसने अनिच्छा से उसकी बात मान भी ली, लेकिन बाद में पता चला कि उस कैदी का कोई पिता था ही नहीं। वह बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। सब कैदियों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया, लेकिन जिसने आग लगाई थी उसने बाहर आने से मना कर दिया। उसे बचाने के लिए जंग मिन खुद जलती आग में कूद पड़ा। अफरा तफरी में बाकी सब तो भाग निकले, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जंग मिन अंदर फंस गया है। तभी योंगू ने यह देखा और बिना झिझके आग में कूद पड़ा। अगले दिन जब जंग मिन होश में आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने कहा कि वह बेहद भाग्यशाली है, वरना वह बच नहीं पाता। और जिसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, वह और कोई नहीं बल्कि वही कैदी योंगू था, जिससे वह हमेशा नफरत करता रहा था। पहली बार जंग मिन के मन में सवाल उठा, क्या इतना नेक दिल इंसान वाकई हत्यारा हो सकता है? बाद में टीचर की मदद से यासुंग को अपने पापा से मिलने की इजाजत मिली। जैसे ही दोनों मिले, योंगू ने तुरंत देख लिया कि उसकी बेटी बहुत दुबली हो गई है। उसने चिंता से कहा कि उसे ज्यादा खाना चाहिए। कांच की दीवार के उस पार बाप बेटी बार बार अलविदा कहने में अटकते रहे, छोटी छोटी बातों में वक्त निकालते रहे, लेकिन मुलाकात का समय जल्द ही खत्म हो गया। गार्ड्स ने बेरहमी से योंगू को खींच लिया। दिल टूटा हुआ यासुंग कांच पर मुक्के मारते हुए जोर जोर से रोई और चिल्लाई, पापा खाना खाना मत भूलना। यह सब दृश्य जेल के चीफ जंग मिन ने साफ साफ देखा। वह असली प्यार पहचान सकता था जब वह उसे देखता था। क्या एक पिता जिसके दिल में अपनी बेटी के लिए इतना सच्चा और पवित्र प्रेम था, वाकई इतना भयानक अपराध कर सकता है? मुलाकात के बाद यांग अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे गंभीर भावनात्मक सदमा लगा है। जब जंग मिन उससे मिलने आया तो रोते हुए यांग ने उससे गुहार लगाई, क्या आप मुझे भी जेल में डाल सकते हैं? मैं अपने पापा को अकेला छोड़ने से अच्छा जेल जाना पसंद करूंगी। यह सुनकर जंग मिन चुपचाप मुड़ गया और वहां से चला गया। कुछ समय बाद जंग मिन ने एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन सेल नंबर 7 में एक खास डिलीवरी आई। बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स देखकर योंगू बुदबुदाया, मेरी बेटी। पास खड़ा यांग हो हंसते हुए बोला, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अचानक उसी बॉक्स से सचमुच यांग बाहर कूद पड़ी। भावनाओं से टूटे योंगू ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। बाकी कैदी स्तब्ध खड़े रह गए। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला कि यह सब जंग मिन का ही आइडिया था। कौन सोच सकता था कि हमेशा सख्त दिखने वाले जेल चीफ जंग मिन के दिल में इतनी नरमी छुपी हुई है। एक बार फिर सेल नंबर 7 हंसी से गूंज उठा। वे खतरनाक कैदी अब प्यारे से चाचाओं में बदल गए, जो यासुंग को कहानियां सुनाते। यहाँ तक कि अनपढ़ यांग हो भी पढ़ाई में लग गया। उस पिता बेटी की जोड़ी से प्रेरित होकर धीरे धीरे सबकी जिंदगी बदलने लगी। बाद में योंगू ने जंग मिन का शुक्रिया अदा किया। जाते वक्त जंग मिन ने अचानक पूछा, तुमने उस लड़की को क्यों मारा? योंगू कुछ जवाब न दे सका। उसकी मानसिक स्थिति में वह खुद को साफ साफ समझा ही नहीं सकता था। तभी जंग मिन ने खुद इस केस की जांच करने का निश्चय किया। उसने पुलिस से योंगू के कबूलनामे के कागज निकलवाए। पढ़कर उसने पाया कि बयान बहुत ही साफ सुथरे और तार्किक ढंग से लिखा गया था। इतना अच्छा बयान तो योंगू लिख ही नहीं सकता था। पुलिस विभाग के उसके दोस्त ने सलाह दी कि इस मामले में मत पड़ो। आखिर पीड़िता पुलिस कमिश्नर की बेटी थी। लेकिन जंग मिन नहीं रुका। जितनी गहराई से उसने जांच की, उतने ही शक पैदा होते गए। उधर सेल नंबर 7 के कैदियों ने भी उस दिन की असली घटना जोड़ तोड़ कर समझी। योंगू की यादों को सुनकर उन्होंने टुकड़ों को जोड़ा और सच्चाई सामने आई। असल में उस दिन ठंड बहुत थी और जमीन पर बर्फ जमी हुई थी। लड़की फिसलकर पत्थर से सिर पर लगी और गिर गई। लेकिन योंगू ने उसकी पैंट क्यों उतारी? यह तो बस बेसिक फर्स्ट एड था, शरीर का रक्त संचार सामान्य करने के लिए। और मुंह से मुंह लगाकर सांस देना तो सीपीआर था। लेकिन पुलिस किसी एक को दोषी बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इन बेसिक प्राथमिक उपचार को सबूत बनाकर योंगू पर हमला और हत्या का झूठा आरोप थोप दिया। जल्दी किसी को दोषी साबित करने की हड़बड़ी में उन्होंने यह भयानक अन्याय रचा। आखिरकार जंग मिन ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, सारे शक दिखाए और केस फिर से खोलने की मांग की। लेकिन कमिश्नर गम और गुस्से से अंधा हो चुका था। उसे अब सच की परवाह नहीं थी, बस चाहता था कि कोई भी उसकी बेटी की मौत की सजा चुकाए। जल्द ही योंगू का आखिरी मुकदमा शुरू हुआ। यह उसका निर्दोष साबित होने का आखिरी मौका था। कैदियों ने पहले से ही उसके लिए बयान तैयार किया था। वे उसे रोज रोज अभ्यास कराते ताकि कोर्ट में वह कोई गलती न करे। आखिरकार सुनवाई का दिन आ गया, लेकिन वहां जो हुआ किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जज ने पूछा कि क्या वह दोषी है, और योंगू ने सब कुछ कबूल कर लिया। पूरा कोर्ट गुस्से और हैरत से भर गया। टीचर ने तुरंत यांग के कान ढक दिए ताकि वह यह भयानक फैसला न सुन सके। कोर्ट में योंगू बस माफी मांगता रहा। उसने जज से अपनी बेटी का ख्याल रखने की विनती की। असल में एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर खुद जेल में उससे मिलने आया था।
उसने योंगू को बेरहमी से पीटा और धमकाया कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो वह उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा हाल कर देगा। योंगू ने यह साफ समझ लिया, अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास दोषी ठहरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंतिम फैसला कोई चौंकाने वाला नहीं था, मौत की सजा। लेकिन सेल नंबर 7 के कैदियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूरे जेल के कैदियों को इकट्ठा किया और एक साहसी जेल ब्रेक की योजना बनाई। हर कोई इसमें शामिल होने को तैयार था। एक दिन यांग की टीचर अपनी पूरी क्लास को लेकर कैदियों के सामने परफॉर्मेंस देने आई। बच्चों का मासूम गाना पूरे जेल में गूंजा, मानो हर पाप को धो रहा हो। शो के बाद बच्चे मंच से उतरे और कैदियों का हाथ पकड़ लिया। सबसे आगे थी छोटी यासुंग, जो अपने पापा योंगू का हाथ थामे खड़ी थी। जैसे ही दरवाजे खुले, एक विशाल गर्म हवा का गुब्बारा खड़ा था, जिसे कैदियों ने रात भर में बना डाला था। कैदियों ने योंगू और यासुंग को उसमें बैठाया और गुब्बारे को उड़ने दिया। जैसे जैसे गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, पिता और बेटी ने सबको अलविदा कहा। तभी गार्ड्स को शक हुआ और वे भागे, मगर कैदियों ने रास्ता रोक लिया। अचानक गुब्बारे की रस्सी कांटेदार तारों में फंस गई और गुब्बारा अटक गया। सब हैरान खड़े रह गए। भागने की योजना असफल हो गई थी, लेकिन उस शांत पल में योंगू और यासुंग ने डूबते सूरज को देखते हुए उस क्षणिक खुशी को महसूस किया। फांसी का दिन आ गया। वही दिन यासुंग का जन्मदिन भी था। सबने जबरन मुस्कुराते हुए उसे तोहफे दिए। यासुंग खुशी खुशी हर तोहफा स्वीकार करती गई। आखिर में योंगू ने उसे सेलर मून का बैकपैक दिया, जिसे वह हमेशा चाहती थी। यासुंग खड़ी हुई और बोली, धन्यवाद पापा, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। वह धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई और सिर झुका दिया। यह देखकर योंगू भी घुटनों पर बैठ गया और बोला, धन्यवाद कि तुमने मेरी बेटी बनने का चुनाव किया। पिता और बेटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद मासूम यासुंग ने सबको खुशी खुशी अलविदा कहा। आंसू रोकते हुए योंगू ने सबका 3 बार धन्यवाद किया। यासुंग का हाथ पकड़कर वह आखिरी बार कोठरी से बाहर चला गया। पीछे कैदियों ने अपनी आखिरी दुआ के तौर पर अपने नाम लिख छोड़े थे। आखिरकार एक लोहे का फाटक दोनों के बीच आ गया। दोनों ने अलविदा कहा। यासुंग की आंखों में उम्मीद थी। वह अपने पापा से दोबारा मिलने का सपना देख रही थी, मगर योंगू की आंखों में गहरा दर्द था। उसे पता था यह आखिरी बार है जब वह अपनी बेटी को देख रहा है। गार्ड उसे ले गए। जाते जाते योंगू ने यासुंग को हंसाने के लिए मजाकिया चेहरा बनाया। यासुंग मुस्कुराई और हाथ हिलाया, लेकिन कुछ कदम बाद ही योंगू जमीन पर गिर पड़ा। यासुंग अब भी सलाखों से देख रही थी, उम्मीद में कि उसके पापा हमेशा की तरह छलांग लगाकर उसे सरप्राइज देंगे, मगर इस बार नहीं। घबराकर उसने पुकारा, पापा। उसकी चीखें योंगू का हौसला तोड़ रही थीं। मौत से भी डरावना सच यह था कि वह अपनी बेटी को बड़ा होते हुए कभी नहीं देख पाएगा। वह रोते हुए वापस भागा और उसे कसकर गले लगा लिया, चिल्लाते हुए, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मगर इस बार कोई उसे नहीं बचा सका। जंगमिन चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कैदी भी खामोश बैठे थे, बेबस, जबकि योंगू की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं। हर नेक इंसान को बचाया नहीं जाता। यह फरिश्ते जैसा पिता हमेशा के लिए अपनी बेटी को छोड़ गया। बाद में जंगमिन ने यासुंग को गोद लिया और उसे प्यार और गर्मजोशी से पाला। कई सालों बाद यासुंग वही बनी जो उसके पिता चाहते थे, एक वकील। लेकिन वह कभी अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी को नहीं भूल सकी। उसने सेल नंबर 7 के पुराने कैदियों को ढूंढ निकाला और जंगमिन को भी। सबने आगे बढ़कर गवाही दी और योंगू के लिए लड़े। यासुंग ने सबूत पेश किए और बार बार अपने पिता की बेगुनाही साबित की। आंसू बहते हुए आखिरकार वह सफल हुई। जज ने योंगू को निर्दोष घोषित कर दिया। 15 लंबे सालों बाद इंसाफ मिला। धीरे धीरे गिरती बर्फ को देखते हुए यासुंग को एक पल के लिए लगा कि उसने आसमान में एक गर्म हवा का गुब्बारा देखा। उसमें पिता और बेटी हाथ हिलाते हुए उसे गर्मजोशी से मुस्कुराते नजर आए। इंसाफ देर से मिला, लेकिन कभी नकारा नहीं गया।